Hi everyone, welcome to my channel Gala Study, and in today's video I am going to explain you the third chapter of First Flight, the Black Aeroplane. This is a part 2. The part 1, which is the first flight, I have already explained you. So without wasting any more time, let's start. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखें तो स्टोरी शुरू होती है नैरेटर से, जो कि एक पायलट है और वो फ्लाई कर रहा है डकोटा DS-088 एयरप्लेन एट नाइट। जो सीन है वो सेरीन है, यानी कि जो मून है वो राइजिंग इन द ईस्ट में राइज कर रहा है, स्टार्स चमक रहे हैं, पीसफुल स्टिल, यानी बहुत ही शांति का जो है माहौल है एटमॉस्फेयर में, और सब कुछ अंडर कंट्रोल दिखाई दे रहा है। जो नैरेटर था वो फ्रांस के ऊपर से फ्लाई कर रहा था और इंग्लैंड के रास्ते में था। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी और रिलैक्स फील कर रहा था और वो सोच रहा था कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था। नैरेटर जो था बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि खतरे का कोई भी साइन नज़र नहीं आ रहा था। उसने टाइम चेक किया तो इट्स 1:30 AM और हर चीज़ एकदम स्मूथली चल रही थी। और फिर इस काम बिगनिंग के बाद जो भी कुछ हुआ वो इतना अपोजिट हुआ जो होना ही नहीं चाहिए था, बहुत ज़्यादा डेंजरस हुआ और एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई। सडन ट्रबल, एकदम से क्या हुआ, स्टॉर्म्स अपीयर्स, यानी कि आंधी आ गई। वाइल क्रूजिंग एट अ कंफर्टेबल एल्टीट्यूड ऑफ 10,000 feet, द पायलट सडनली नोटिस ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स डायरेक्टली अहेड ऑफ हिम। जब वो कंफर्टेबली एल्टीट्यूड मतलब कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर था, तब पायलट ने सडनली नोटिस किया कि काली आंधी तूफान आ रहे हैं, काले जो बादल हैं वो डायरेक्टली उसके ऊपर ही तरफ हैं। और ये छोटे छोटे क्लाउड्स नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा मैसिव, डार्क और कम्प्लीटली ब्लॉक कर रहे थे उसके रास्ते को, जो कि इंग्लैंड जाने का रास्ता था। अ डिफ़िकल्ट डिसीजन, ही को टर्न बैक टू पेरिस। उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो पेरिस दोबारा चला जाए, ये एक सेफ ऑप्शन था, और दूसरा ऑप्शन था कि वो ट्राई करे कि वो उस स्टॉर्म से बाहर निकल सके, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की था। जो नैरेटर था वो रिस्क जानता था, लेकिन उसने चूज़ किया कि वो फ्लाई करेगा इनटू द स्टॉर्म, और ही इज़ डिटरमाइंड, और वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो चुका था कि उसे इंग्लैंड पहुंचना ही है, और सोच रहा था कि वो ये करके ही रहेगा। और ये जो डिसीजन था वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया स्टोरी में। इनसाइड द स्टॉर्म, वंस इनसाइड द स्टॉर्म, जैसे ही वो स्टॉर्म के अंदर घुसा तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई। जो पीसफुल फ्लाइट थी वो एक टेरिफाइंग नाइटमेयर, यानी कि बहुत ही बुरे सपने में बदल गई। जो कंपास था वो एकदम से स्पिन होने लगा अनकंफर्टेबली। जितनी भी अदर फ्लाइट्स के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बहुत ख़राब हो गए। जो रेडियो था वो साइलेंट हो चुका था और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था एयर ट्रैफिक कंट्रोल से। द एयरप्लेन बिगन टू ट्विस्ट एंड टॉस इन द टर्बुलेंट विंड्स, यानी जो तेज आंधी तूफान चल रहा था उसमें जो एयरप्लेन था वो बहुत ज़्यादा मुड़ रहा था, अगल बगल हो रहा था, नहीं अनकंट्रोल हो रहा था। अब जो नैरेटर था ना वो फ्लाइंग ब्लाइंडली, यानी उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बस वो उड़ाया जा रहा था। उसके पास कोई भी गाइडेंस नहीं था, ना ही उसे कोई डायरेक्शन पता था। ही कैन नॉट सी द हॉरिजॉन, हैज़ नो डायरेक्शन एंड इज कम्प्लीटली डिसओरिएंटेड। ही फील्स अ ग्रोइंग सेंस ऑफ फियर एंड हेल्पलेसनेस। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस महसूस कर रहा था। द ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्स जस्ट हैज ही इज़ लूजिंग होप। जैसे ही वो अपनी हिम्मत हार रहा था तभी उसने एक ब्लैक एरोप्लेन को देखा कि वो स्टॉर्म के पास से ही गुजरता हुआ आ रहा था। उसकी कोई भी लाइट्स नहीं थी, ना ही उसमें कोई मार्किंग थी, और वो एकदम मिस्टीरियसली आया डार्क क्लाउड्स में। टू हिज शॉक, उसका जो पायलट था वो उसको गेस्टर, यानी जो हमारे नैरेटर थे उनको गेस्टर्स कर रहा था, उनको बताना चाह रहा था कि वो उसको फॉलो करें। जो नैरेटर था उसने डिसाइड किया कि वो फॉलो करेगा इस अननोन एयरक्राफ्ट को। वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट था और उसके पास कोई अदर ऑप्शन था ही नहीं। जो ब्लैक एरोप्लेन था वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली फ्लाई हो रहा था, ऐसे जैसे कि जो पायलट है उसे पता है कि एग्जैक्टली उसे जाना कहाँ है। दिस एक्ट ऑफ साइलेंट गाइडेंस गिव्स द नैरेटर होप एंड डायरेक्शन, और ये जो साइलेंट गाइडेंस थी इसी ने नैरेटर को एक होप और डायरेक्शन दी। Escape from the storm, a narrow rescue. The black aeroplane leads the narrator through the dark cloud. ब्लैक एरोप्लेन था, उसने नैरेटर की हेल्प करी वो, ताकि वो डार्क क्लाउड से बाहर निकल सके। स्टेइंग जस्ट अहेड ऑफ हिम, वो जस्ट उसके आगे ही चल रहा था, और जो फ्लाइट है वो हाफ एन आवर तक चली, और जो नैरेटर था वो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा था और वो स्ट्रेंज पायलट पर ट्रस्ट कर रहा था। फाइनली ही सीज 2 स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन द डिस्टेंस। और फाइनली इतने टाइम के सफ़र करने के बाद उसने 2 स्ट्रेट लाइन्स देखी कुछ ही दूरी पे, जो कि रनवे था एयरपोर्ट का। विथ ओनली फ्यू मिनट्स ऑफ फ्यूल लेफ्ट इन द टैंक ही लैंड्स द डकोटा सेफली। उसके टैंक में बहुत ही कम फ्यूल बचा हुआ था, लेकिन उसने सेफली डकोटा को लैंड कर दिया। और वो पीछे मुड़ा देखने के लिए कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है, लेकिन वो जा चुका था, वो वैनिश हो चुका था, और वो कहीं भी उसके साइन दिख ही नहीं रहे थे। फिर वो गया ही कहाँ। लैंड होने के बाद जो नैरेटर है वो कंट्रोल टावर में गया पूछने के लिए उस मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, और वहाँ पर जो वुमेन थी कंट्रोल रूम में उसने कहा कि कोई अदर एयरक्राफ्ट था ही नहीं जो इस रात के समय में फ्लाई कर रहा था डकोटा के अलावा।
फिर वो कौन था, कहाँ था, ये नैरेटर पता कर ही नहीं पाया। क्या ये उसका वहम था या फिर कोई उसकी सच में मदद हुई, उसे आज तक पता चल ही नहीं पाया कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। अब देखते हैं इस चैप्टर की थीम्स और डीपर मीनिंग। करेज इन क्राइसिस, जो नैरेटर है उसने बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग सिचुएशन को फेस किया लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। मिस्ट्री ऑफ द अननोन, ये स्टोरी प्लेज विद द आइडिया ऑफ अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेना। ये जो स्टोरी है उसमें एक अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेना के आइडिया के बारे में बताया गया है। कुड दिस बी हेल्प ऑफ फ्रॉम अ हायर पावर, ये हो सकता है ये किसी भगवान वगैरह ने उसकी हेल्प की हो। फेथ एंड ट्रस्ट, समटाइम ट्रस्टिंग अ स्ट्रेंजर इवन विदाउट लॉजिक कैन सेव योर लाइफ। कभी कभी आप अगर किसी स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट करते हो तो बिना किसी लॉजिक के वो भी आपकी लाइफ को बचा सकता है। ह्यूमन वल्नरेबिलिटी, ये हमें ये भी याद दिलाता है कि इवन विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी ह्यूमन जो है वो फुल कंट्रोल में नहीं है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको इस समझ में आ गया हो। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाले चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन को आप मिस ना कर सको। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।